ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। नमस्कार। समय के बदलते दौर के साथ हमारी जीवन शैली में भी बहुत बदलाव आया है। पहले जहां प्राकृतिक चीजों पर हमारी निर्भरता ज्यादा थी, वहीं अब सुख सुविधा और समय की कमी के कारण हम बहुत सारी चीजों से दूर हो गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक औषधियां हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। आज जब पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो एक बार फिर आयुर्वेद से उम्मीद बढ़ गई है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और हम सबको ये जानने समझने की जरूरत भी है कि ये जो दिशा निर्देश हैं, उसका सबसे ज्यादा उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज जब भारत अनलॉक 1 में है, दफ्तर खुल गए हैं, कार्यालय खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, सड़कों पर लोग ज्यादा निकल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। पहला, हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में रोज काम करें। आयुष मंत्रालय के जो दिशा निर्देश हैं, चाहे वो गर्म पानी पीना हो, चाहे वो काढ़ा पीना हो, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना हो, योग करना हो, ध्यान करना हो, पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी घर की बालकनी में ही सुबह शाम थोड़ा सैर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी दिशा निर्देश हैं कि आप जब भी बाहर जाएं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बहुत सारे लोग, हमारे श्रोता भी सोशल मीडिया के जरिए ये सवाल करते हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, सड़कों पर बहुत लोग आने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, चुनौती बड़ी है, संकट एक ढंग से नया है और ये संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। ऐसे में सरकार आपको हर कदम पर सामने आकर सुझाव नहीं दे सकती। आप जहां हैं, आप अगर बाजार निकल रहे हैं, अगर आप दफ्तर जा रहे हैं, तो आपको खुद अपने लिए नियम बनाने होंगे। आप स्वयं ये तय करें कि मैं जहां पर खड़ा हूं, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा है या आसपास थोड़ी सी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो मैं वहां से निकल जाऊं। देखिए, छोटी छोटी जो परिवर्तन हैं, अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो कहीं न कहीं बदलाव आएगा। क्योंकि हम सबको जिंदगी बहुत प्यारी है, जीवन अनमोल है और इसकी रक्षा करने के लिए हम सबको अपने अपने स्तर से प्रयास करने की जरूरत है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है। दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बढ़ने से हमें आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से मनोबल गिरेगा और मनोबल गिरने से हम थोड़ी सी लापरवाही कर सकते हैं या फिर हम उस तरीके से इस संघर्ष में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे चिकित्सक, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, प्रधानमंत्री बार बार देशवासियों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना से डरने की नहीं, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में हमारे साथ क्या है? मास्क। कोरोना ने पूरी दुनिया में एक संस्कृति की शुरुआत की है और वो है मास्क कल्चर। हम जहां भी जाएं, पहले हम घर से कहीं जाते थे तो सज धज कर जाते थे, तैयार होकर जाते थे। अब उसके साथ एक और चीज जुड़ गई है कि हम जहां भी निकले मास्क जरूर पहने। बिना मास्क के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और मास्क पहनने का भी जो तरीका है वो भी समझने की जरूरत है। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से बार बार स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं आपको बताते हैं कि एक बार आपने मास्क पहन लिया तो फिर उसे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं होती। आप बिल्कुल अपने हाथों को साफ रखें और अगर मास्क उतारना भी हो तो अगर आप कान पे मास्क पहन रहे हैं, कान से फंसाने वाला या फिर बांधने वाला, तो आप उसी पोर्शन को छुएं। आप अपने नाक के पास हाथ से मास्क को अगर एडजस्ट करते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जान है तभी जहान है। एक चीज और बहुत सारे लोगों के मन में है कि
कि जब इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार ने लॉकडाउन क्यों खोल दिया। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि कोई भी देश बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन लागू नहीं रख सकता है। आर्थिक गतिविधियां हैं, देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। आप जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल देख रहे हैं, वहां भी बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, बहुत सारे धन की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार ने जो लॉकडाउन किया था, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद जो देश भर में लॉकडाउन का आयोजन हुआ, घोषणा हुई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इस समय का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। भारत के अलग अलग हिस्सों में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए। आईसीएमआर जो कोरोना संकट से लड़ने में बहुत आगे बढ़कर अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उसने टेस्टिंग क्षमताएं बढ़ाई। एक समय इस देश में सिर्फ 100, 200 फिर 1000 प्रतिदिन के टेस्ट हुआ करते थे। आज पूरे देश में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। तो लॉकडाउन का जो पीरियड था, उसका उपयोग जो है सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए किया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी। राजेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि राजेश जी के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। राजेश जी, सबसे पहले आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत भर की निगाहें और दुनिया की निगाहें भी इस समय आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय पर टिकी हैं, जब कोरोना का कोई टीका नहीं आया है। इस बीच आयुष संजीवनी की बड़ी चर्चा है, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। निश्चित रूप से आपको जानकारी है कि आयुष संजीवनी जो है वो एक आयुष मंत्रालय ने ये ऐप जारी की है। ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, iOS पर भी उपलब्ध है। एप्पल मोबाइल या एंड्रॉइड मोबाइल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऐप है एक प्रकार से आयुष के विधाओं के इंटरवेंशन की पूरी जानकारी देती है कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखा जाए, कैसे हम घर में रहकर के स्वस्थ रह सके। और साथ साथ में हमने ऐसा कोई इम्यूनिटी की गाइडलाइन को हमने यदि प्रयोग किया है तो उसको हम इस ऐप के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जानकारी दीजिए। इट इज एन रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऐसे स्टडी ऐसा कह सकते हैं। ये हम देखना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और लगभग 50 लाख लोगों पर हम ये देखना चाहते हैं। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप कृपया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये बहुत उपयोगी एप्लीकेशन है। जी बिल्कुल। तो जो लोग आयुष संजीवनी का प्रयोग कर रहे हैं वो अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। राजेश जी, एक बार फिर हमारे आप श्रोताओं को बताएं कि आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश में जो बहुत लोकप्रिय काढ़ा हो रहा है उसके बारे में थोड़ा एक बार फिर बताएं। आपको जानकारी होगी कि आयुष मंत्रालय ने अप्रैल के शुरू में एक इम्यूनिटी प्रमोटर गाइडलाइन जारी करी थी, सेल्फ केयर गाइडलाइन। खुद ही अपने के स्वास्थ्य का ध्यान रखे और इम्यूनिटी बढ़ाए। और उसमें एक काढ़े का विवरण था जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा, मन की बात में भी कहा। तो वो काढ़ा जो है बहुत सिंपल है और घर में बना सकते हैं। और उसमें सौंठ है, काली मिर्च है, दालचीनी है और काली मिर्च है। और ये इस तरह हम मक्का डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। ये एक प्रकार से चाय की जैसे बनाना होता है और चाय के बदले भी इसको ले सकते हैं। और इन सब घर के अंदर उपलब्ध होती है। सब चीजें ऐसी है जिसको हम आयुष का काढ़ा करके प्रचलित रूप में बोलते हैं। और ये सब लोग पूरे देश में लाखों लोग इसको आजकल ले रहे हैं, इसकी हमारी जानकारी है। जी बिल्कुल। राजेश जी, जब पूरी दुनिया के प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक हैं वो वैक्सीन बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, वहीं आयुष मंत्रालय की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो भी कोरोना के लिए भारत के अलग अलग राज्यों में ट्रायल की जा रही हैं। क्या प्रारंभिक नतीजे हैं, आप कुछ बताएंगे? पहले तो मैं कहूंगा कि आयुष मंत्रालय का अकेला आयुर्वेद नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, ये सब आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी। तो हमने क्या किया कि एक टास्क फोर्स इंटरडिसिप्लिनरी बनाई
तो टास्क फोर्स को रिक्वेस्ट करी कि आप इसके लिए प्रोटोकॉल वगैरह बना दीजिए। तो उन्होंने हमें उसके एक जेनेरिक प्रोटोकॉल बनाए प्रोपोगेशन स्टडीज के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, कंटेनमेंट जोन में है या क्वारंटाइन में रह रहे हैं, जो कोविड पेशेंट के साथ जिनका संपर्क हुआ, ऐसे लोग हैं जिनको इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों पर हम ये 60 जगह पर देश भर में अलग अलग औषधि की, आयुर्वेद की भी, होम्योपैथी की भी, सिद्धा यूनानी, सबसे अलग अलग औषधि पर, लेकिन एक ही तरीके से हम इसका स्टडी कर रहे हैं। और जो प्रारंभिक स्टेज हमारे पास है, मैं इसका क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टडी तो ऑन गोइंग है, लेकिन हमारे पास जो इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, हमने जो देखा है, इसको लेने के बाद लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हुआ है। और जनरली ये लेने के बाद क्वारंटाइन वाले लोगों को नेगेटिव होने की संभावना ज्यादा हुई है, उनको पॉजिटिव कम होते हैं। और यदि पॉजिटिव हुए तो वो ऐसे रहते हैं और कॉम्प्लिकेट में नहीं जाते। ये हमारे पास प्रारंभिक ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करके नतीजे बाहर निकालेंगे कि प्रारंभिक हमारा ऑब्जर्वेशन है। जी बिल्कुल, प्रारंभिक जो परिणाम आ रहे हैं वो उत्साहवर्धक हैं। उन्नाव से रमेश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, हम मरीज हैं, ब्लड प्रेशर भी हमारे है, इनकी दवा चल रही है, हमारे एक दफे निमोनिया भी हमारे हो चुका है जी। तो क्या सावधानी बरते हुए हम इससे बचे रहे कोरोना से? राजेश जी पूछ रहे हैं कि ये निमोनिया से परेशान हैं और निमोनिया का इलाज चल रहा है, इस दौरान वो क्या सावधानी बरतें कि वो कोविड-19 से बच सकें? रमेश जी, सबसे पहले तो आप घर में रहें, घर से बाहर न निकले, क्योंकि जिनको निमोनिया है या जिनको ये श्वसन तंत्र संबंधित कोई भी बीमारी है, वो जल्दी से कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं यदि कोरोना से एक्सपोज हुए या इसके किसी रोगी के साथ संपर्क में आए। घर से बाहर न निकले, ये सबसे प्रमुख बात है। घर में भी आप अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें और ऐसे बहुत ठंडे वातावरण में न रहें और गुनगुना पानी लगातार पीजिए। और इसमें आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में लौंग और मिश्री उसको बताया गया है कि लौंग मिश्री को आप थोड़ा मुंह में रखें, दिन भर थोड़ा थोड़ा चूसते रहें और एक अपने छाती पर सेक करें और अपने नजदीक के चिकित्सक की सलाह लें। आयुष के चिकित्सक भी हो सकते हैं या आपके पास जो भी चिकित्सक उपलब्ध है उनकी सलाह लेकर के उसके अनुसार आपको चिकित्सा करनी चाहिए। मुख्य रूप से आप घर से बाहर न निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, स्वच्छता बनाए रखें, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, राजेश जी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है और अगर कोई भी समस्या सामने आती है तो आप अपने नजदीक के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ओडिशा से रमेश चंद जी फोन लाइन पर हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं पूछता हूँ, जिस दिन तो कोरोना हुआ ऐसा चाइना में जी, इस तरह हमारा देश में जो लोग लौट रहा था जी, वो तो क्वारंटाइन में था, इतने लोगों को इतने कम दिन में इतने लोग कैसे फैलती है ये बीमारी? और एक चीज है सर, दूसरे प्रश्न है जी, शहर में तो ये में घर में सुविधा सब कुछ है, गांव में सर ऐसे सुविधा है नहीं। एक नलकों में से 150 लोग पानी रोज लेती है सुबह से शाम तक। ये जो रॉड होती है ना, एक हैंडल धर के सब लोग उसको पानी निकालती है जी। इस तरह कितने दूर रहेगा, किस तरह का ये बीमार नहीं फैलेगा गाँव में? जी राजेश जी, असल में आपने जो कहा उससे मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि अपना अनुभव ये है, अपने जो स्वास्थ्य तंत्र का अनुभव ये है कि शहर के अपेक्षा गांव में ये कम फैल रहा है जी, क्योंकि गांव में खुला माहौल है, वातावरण खुला है, जगह बड़ी है और स्वाभाविक रूप से आपने जो कहा कि पानी एक जगह से भरना होता है, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन मुख्य बात है कि यदि हमने इससे ध्यान रखा, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं कि परस्पर दूरी बना के रखी, मुंह में मास्क बना के रखा और बारी बारी साबुन से हाथ धोया, तो ये सब चीजों से हम दूर रह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि गांवों ने जितना अनुशासन दिखाया है ये काबिल तारीफ है, क्योंकि पूरे देश में जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है कि गांव के जो नेतृत्व है, सरपंच है या गांव के जो युवा है, उन्होंने अपने गांव को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाया है। और गांव में कोई भी बाहर से आते हैं तो उनको
ठीक प्रकार से क्वारंटाइन करना, उनकी सुविधा सुनिश्चित करना, ये सब चीजें गांव में बहुत अच्छे से हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो समाचार आ रहे हैं तो सबसे अधिक केस जो है शहरों से है, गांवों से नहीं है। वो गांवों से जो आते भी है तो गांवों में फैलता नहीं, क्योंकि गांवों में लोग इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ऐसी सूचना आई है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामवासी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देश का हर नागरिक कोरोना फ्रंटलाइनर्स बन सकता है। अगर वो ये सोच ले कि मैं ये संक्रमण आगे फैलने नहीं दूंगा, तो वो अपने स्तर पर जो चीजें हो सकती हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वो कर सकता है और उदाहरण भी पेश कर सकता है। बेगूसराय से लक्ष्मी यादव जी हैं। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रणाम साहब। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कि बाजार में भीड़ से कैसे बचा जाए। एक बड़ा सवाल है राजेश जी। अच्छा, क्या आप पूछ रहे हैं? बाजार में भीड़ भाड़ से कैसे बचें? भीड़ से कैसे बचा जाए? निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि अपने को किसी भी स्थिति में अपने आप को भीड़ से दूर रखना है जी। इसलिए आप पहले तो ये सुनिश्चित करें कि आपको जहां भीड़ भाड़ हो वहां जाइए नहीं, ये सुनिश्चित करिए। और फिर लोगों को प्रेरित करिए कि ये यदि भीड़ भी है तो लोग एक दूसरे से दूरी बना करके ही रहे, उसका कोई और ऑप्शन ही नहीं है जी। अपने को ये कोरोना से डरना भी नहीं है, उसके सामने लड़ना भी है। तो लड़ने के हमारे पास अभी तो यही हमारी जानकारी के हथियार है कि यदि भीड़ के अंदर हम भी शामिल हो गए तो फिर वो तो कैसे बचेंगे। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे को बचाने की, इसको अपने स्तर से इसको जागरूकता फैलाएं और जहां भीड़ हो वहां सबको समझाएं कि भीड़ नहीं लगानी है और एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, मास्क लगा करके ही निकलना है, अपने हाथ को बारी बारी धोना है। ये सब सिंपल सी चीजें, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए इसका पालन तो करना ही होगा। और अपने को इसका मुकाबला करना है तो डरे बिना मुकाबला करेंगे तो इसके लिए सब चीजें अपने को करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने कहा और ये जग जाहिर है कि जो संकट है वो अवसरों को भी पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ रचनात्मक सोचिए, कुछ क्रिएटिव हल खोजने की कोशिश करिए। हो सकता है कि भीड़ भाड़ से दूर रहने का आपको कोई नजरिया, एक अलग नजरिया सामने आ जाए। बाड़मेर से त्रिलोक राम जी हैं फोन लाइन पर। त्रिलोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस के घर उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको अलग चाहिए, और दूसरा है कि आयुर्वेदिक कितने प्रतिशत कारगर हो तो उसकी ये बताएं। राजेश जी, जो मैं सवाल समझ पाया कि अगर घर में किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या सावधानी बरतें घर के बाकी दूसरे सदस्य? जी, अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिवाइज गाइडलाइन आई है, घर में किसी को कोरोना हो गया तो पहले तो घबराए नहीं, घबरा करके कहीं भगने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अभी एक आइसोलेशन की गाइडलाइन भी आई है कि यदि अपने घर में अलग से कमरा हो जिसमें साथ में बाथरूम हो तो ऐसे व्यक्ति घर में भी रह सकते हैं। हेल्थ अथॉरिटीज की जानकारी में उसको आइसोलेशन में रखना है। मतलब क्या हुआ कि ये उन व्यक्ति को हम जिनको भी कोरोना हुआ उसको पूरे अलग करके रखें, एक कमरे में रहे, उसी कमरे के बाथरूम का उपयोग करें और उनसे हम दूरी बना कर रखें, उनको हम भोजन पानी वगैरह में इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये संभव है। यदि ये संभव नहीं है, मान लीजिए अलग कमरा न हो, तो उनको ऐसे जिनको भी कोरोना हुआ है उनको अस्पताल में जाना चाहिए। तो बाकी सब व्यक्ति को अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में करना चाहिए। 14 दिन तक उनको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने आपके पास पड़ोसी को रिक्वेस्ट करके उनकी मदद लेनी चाहिए। अपने खाना पीना वगैरह बाहर से बुला के देंगे। लेकिन ये हम लोगों को ये संक्रमण की कड़ी तोड़ने का यही इलाज है कि मान लीजिए किसी को हो गया तो हम सब लोगों को इसको सामने लड़ करके इसको पहले से बचाने के ये सब तरीके हैं। और मान लीजिए हम घर में क्वारंटाइन नहीं हो सकते तो क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, अपने परिवार में जिनको कोरोना हुआ है हॉस्पिटल में जाए, बाकी लोग क्वारंटाइन सेंटर में जाए। लेकिन अभी गाइडलाइन जो आई है वो और पहले से थोड़ी इजी भी है, लेकिन वो पालन करना जरूरी है कि घर में से आइसोलेशन कर सकते हैं, घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको दो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से इसका पालन करेंगे तभी ये ठीक उठती है संक्रमण। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं फोन लाइन पर। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी।
दरअसल मैं यार ये पूछना चाहता था सर कि जो कोरोना मरीज ठीक होकर घर पे आ रहे हैं तो इन्हें क्या दोबारा होने का कोई चांस है क्या, या इनके संपर्क में कोई अगर व्यक्ति आ रहा है उसको चांस है क्या। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी मानसून का सीजन आ गया सर, इसमें भी इसके सिम्टम मिलते जुलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, तो सर हमें किस तरह सावधानी बरतते हैं। अच्छा, आपका 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है उसके बारे में निश्चित रूप से अभी किसी को नहीं पता कि दूसरी बार होगा कि नहीं। कोरोना जो नया स्ट्रेन है उसके पहले वाले जो इस ग्रुप का वायरस है उस वायरस की तो साधारणतया एक बार होने के बाद दूसरी बार नहीं होता। और प्रारंभिक जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये समझ में आया कि शायद ये नहीं होता है, लेकिन अभी पक्का नहीं बता सकते कि जिसको हो गया उनको दूसरी बार नहीं होगा, पक्का नहीं बता सकते। और आपकी बात सही है कि अभी मौसम बरसातों का आ जाएगा, उसमें सर्दी खांसी जुकाम वैसे भी लोगों को होता है, तो कोई बात नहीं। अपने सर्दी खांसी जुकाम लोगों को होता है, लोग ठीक भी होते हैं। साधारण अपने आसपास के चिकित्सक को, आयुष के चिकित्सक हो, आपके पास आयुर्वेद के होम्योपैथिक आसपास में कोई चिकित्सक हो, एलोपैथी के हो, आपके पास गवर्नमेंट के सब सेंटर रहते, आपके आसपास में जो भी हो वहां जाकर के एक बार दिखाना चाहिए। और जिनको खांसी जुकाम है वो सब कोरोना ही ऐसा नहीं मानना चाहिए। जब तक आपने कोई कंफर्म हो गया तब तक खांसी जुकाम के बहुत सारे कारण भी होते हैं, तो खांसी जुकाम हो गया तो कोरोना ही हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा मैं आप सबको निवेदन है। मुख्य बात क्या है कि इससे डरना नहीं चाहिए, डर बिना इसका मुकाबला करेंगे तभी इसको हम जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। दिल्ली से वजीर जी हैं फोन लाइन पर। वजीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर जी कि ये कभी ऐसा होता है कि एकदम से थोड़ा कम केस होता है, कभी ऐसा होता है एकदम से लगातार बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है जिन राज्यों में थोड़ा ज्यादा था उसमें कम हुआ, फिर 2 दिन 4 दिन के बाद फिर एकदम से लगातार हो जाती है, तो क्या कारण है सर इसका? आपको जानकारी यही पैसा आपने जो कहा उससे मुझे ये जानना कि आपको जानकारी है कि ये बहुत भयानक संक्रामक है और ये संक्रामक होने से एक दूसरे के संपर्क में से बढ़ता है। इसलिए जब ऐसी कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसी कोई कार्यक्रम हुआ या लोग इकट्ठे हुए तो उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अपने यहाँ एक सुपर स्प्रेडर करके अभी पेपर करते होंगे, ऐसे लोग यदि इन्फेक्शन हुआ या वायरस से संक्रमित हो गए, जैसे अपने तो सब्जी वाले भैया सब्जी देते हैं या प्रेस वाले भैया, तो ऐसे लोग जिनका बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, यदि वो सुपर स्प्रेडर को यदि संक्रमित हो गए तो उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को संक्रमण होने की संभावना हो जाती है। इसलिए कई अचानक से स्पाइक दिखती है, लेकिन बाद में जब लोग इसको संभल जाते हैं और निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं तो संक्रमण की कड़ी टूट जाती है, फिर उसके केस कम होने लगते हैं। ये इस वायरस का बिहेवियर है और इसको समझने से ही हम लोग इसके सामने जीत पाएंगे। इसलिए तरीका क्या है कि हम लोग इसको पेड़ करने के जो उसके जो स्वभाव है उसको कड़ी को तोड़ने का तरीका ये है कि हम बार बार साबुन से हाथ धोएं, पेन मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें। ये तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इससे संक्रमण की कड़ी टूटती है। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक दौर में हमारी जीवन शैली बहुत हद तक बदल गई है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर लाइफस्टाइल की चर्चा होने लगी है, कैसे उसमें सुधार किया जाए? निश्चित रूप से भाई साहब ये बहुत विचारणीय विषय है कि कोरोना के काल में हम लोगों को ये अब देखना होगा कि लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है, क्योंकि आपने देखा कि जो लक्षण होते हैं जो सिविलिटी में जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, ऐसे अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं। कोमोर्बिडिटी का मतलब ये है कि या तो उनको पहले से कोई रोग है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी या और कोई रोग है या मोटापा है, ऐसे लोग हैं जिनको कोई न कोई ऐसी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको है, जिसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, वो है उन लोगों को कोरोना होने के बाद कॉम्प्लिकेशन जाने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किसको कहते हैं? हम लोग 30-40 साल पहले तक बहुत शरीर श्रम करते थे और अच्छा भोजन जो भारतीय भोजन है जिससे दालें और सब तरह तरह की वैरायटी रहती थी वो खाते थे। अब क्या हुआ कि हम खास करके घर के लोग हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, अपना निद्रा का कोई समय नहीं होता, भोजन का कोई समय नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते। तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन व्यायाम, रेगुलर व्यायाम या प्राणायाम का योग, एक समय पर भोजन, ताजा भोजन, जो भारतीय तरीके से बना हुआ भोजन है वो जो अपनी परंपरा में हम लोग लगातार
होता है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे, हम बच पाएंगे। इसलिए अभी ये उस तरफ ध्यान देने का, एक बार पुनरावलोकन करने का अवसर है और सब लोगों के लिए जो लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो इसी चीजों को किस प्रकार से लड़ देंगे। जी बिल्कुल। कर्नाटक से युवराज जी फोन लाइन पर हैं। युवराज जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जी युवराज जी, जी पूछिए। पूछिए कैसे? नागप लेट। युवराज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नागप्पा। तकनीकी कारणों से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। राजेश जी, यहाँ पर जब मौसम बदल रहा है, जैसे कि एक कॉलर ने भी पूछा कि इस समय सामान्य फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में उस दिशा में भी क्या आप सलाह देंगे लोगों को कि क्या सावधानी बरतें कि फ्लू से भी बचें और उसके बाद कोरोना का खतरा भी ना हो? सामान्य फ्लू से बचने के लिए भी जो आयुष मंत्रालय जो इम्यूनिटी की गाइडलाइन तय करी है, सब इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, हमने कहा है कि हल्दी वाला दूध पीजिए। हम सब जानते हैं हल्दी वाला दूध जो है वो सामान्य फ्लू से भी अपने आप को बचाते हैं, गले की खराश वगैरह से ठीक रखते हैं। तो ये भी उसमें जानकारी देखिए। लौंग और मिश्री, लौंग के बारे में तो मानते कि वो गर्म असर, ऐसा नहीं है। लौंग और मिश्री लेते हैं, गर्म नहीं पड़ता, मुंह में रखते इसको चूस सकते हैं। ऐसे ही हमने काढ़ा जो चर्चा करी वो काढ़ा भी ले सकते हैं। चौंसा जो तकनीक जो चौंसा की बराबर बनी रहती है। ऐसे छोटे छोटे पानी जो पानी है, नाक के अंदर घी या तेल लगाना है। इससे क्या होगा कि फॉरेन पार्टिकल से फॉरेन मटेरियल अपने सिस्टम के अंदर जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र के अंदर जा नहीं पाते। तो वो ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हम इससे बचे रहते हैं। और मुख्य बात क्या है जो मैंने अभी कि समय पर भोजन, निद्रा, व्यायाम ये सब करते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे। इम्यूनिटी ठीक रहे तो फ्लू लाइक सिम्टम होता नहीं है। लेकिन मान ली हो भी गया तो उसकी चिंता न करके किसी को सलाह लेकर के औषधि करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, अभी फ्लू कोरोना नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जी राजेश जी, कार्यक्रम के अंत में सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया है एक श्रोता का कि इसमें कौन कौन से योग और प्राणायाम कारगर साबित हो सकते हैं कोरोना में? बहुत संक्षेप में, समय कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये मन की बात कहा था कि प्राणायाम जो है वो श्वसन तंत्र के सभी विकास बहुत अच्छा करते हैं। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो हम अनुलोम विलोम और सूर्य की भस्त्रिका की बात करते हैं, प्राइमरी प्राणायाम की बात करते हैं। ये सभी प्रकार के 5 प्रकार के प्राणायाम अच्छा काम करते हैं। तो प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें ध्यान, जैसे मुझे मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है तो मेडिटेशन करना चाहिए। स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, हम चिंता कम करने के लिए इसके सामने लड़ने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो सभी प्रकार के प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको सबको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल राजेश जी, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करें, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। जितना हो सके घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।